पेपर दिया था सभी ने? कोई ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं आया हो? सब आ गए? अच्छा आंसर बता दो। आंसर को भी मुझे पता नहीं है, मैं स्पीड से बता देता हूँ। तो आंसर शीट तो आपके ऐप पर अभी डलवा देंगे, ठीक है? अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन जो नहीं बना हो तो वो मैं अभी आपको समझा दूँ। 15, चलिए क्वेश्चन 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्या बोला जा रहा है? चार्ज ऑफ Q कूलम इज प्लेस्ड ऑन ए सॉलिड पीस ऑफ मेटल ऑफ इररेगुलर शेप। देखो कोई भी इररेगुलर शेप का एक सॉलिड पीस है, ठीक है, मेटल का, उसको हमने दिया Q चार्ज दिया, तो चार्ज विल डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ। वो नेट वाले कहना जो है वो LOS आ रहा है। तो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा ये पूछा है। तो यूनिफॉर्मली इन द मेटल, यूनिफॉर्मली तब होगा जब इसकी शेप कैसी होगी? यूनिफॉर्म शेप होगी, ठीक है? तो ये आंसर तो कट गया, नहीं हो सकता। यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट, अब सरफेस तो ये रही, सरफेस तो यूनिफॉर्मली होगा नहीं हो सकता। तो सरफेस कैसी है? इररेगुलर है। और हमें मालूम है इररेगुलर शेप में जहां पर एरिया कम होता है वहां पर चार्ज ज्यादा होता है, उसी को तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं मेटल में। तो इसका मतलब ऐसा, अच्छा एक फोर्थ है सच दैट टोटल हीट लॉस इज मिनिमाइज्ड, ये भी नहीं हो सकता। सी आंसर इसका सही है, सच दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज मिनिमाइज्ड। देखो ऐसा होता है पूरे यूनिवर्स का पूरे यूनिवर्स में एक यूनिवर्सल लॉ है, और वो यूनिवर्सल लॉ क्या है? हर जगह पे लगता है कि पूरा सिस्टम अगर फ्री छोड़ दिया जाए, कोई भी सिस्टम अगर फ्री छोड़ दिया जाए तो वो अपने आप को ऐसे सेट कर लेता है, ऐसी पोजीशन पर, ऐसी लोकेशन पर सेट कर लेता है जहां पर उस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो? मिनिमम हो। समझ आई बात? आप पानी फैलाओ कहीं से, एक ग्लास ले लो, वाटर फैलाओ, तो वाटर कहीं पर कैसी जगह जाकर सेट हो जाएगा जहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो? मिनिमम। समझ आ रही बात? ऐसे ही जरूरी है कि वो मैकेनिकल सिस्टम में, ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम में भी यही होता है। जैसे कहीं पर अगर किसी को मैं चार्ज दे रहा हूँ, छोड़ दिए, तो चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे उस पूरे बॉडी में जहां पर उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो? मिनिमम। इसको बोलते हैं मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी प्रिंसिपल। पूरे यूनिवर्स में लगता है, चाहे मैकेनिकल सिस्टम हो या नॉन मैकेनिकल सिस्टम, ठीक है? तो इसको आप सी ऑप्शन है याद रखेंगे, और चाहें तो इसको नोट कर लें। और कुछ सेवंथ में with the rise in temperature the dielectric constant K of liquid, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मीडियम क्या हो जाता है? थोड़ा सा रेयर हो जाता है, रेयर हो जाता है, यानी कि उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, दूसरे थोड़े दूर चले जाते हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा डिक्रीज होता है। और 27 देखो, ये तो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। तब टू सिमिलर स्फीयर्स हैविंग +Q and -Q चार्ज, ये +Q चार्ज दिया है, ये -Q चार्ज दिया है। मिडिल ऑफ टू सिमिलर स्फीयर्स हैविंग चार्ज +Q and -Q, charges are middle of two sphere, another similar sphere having charge +Q is kept। अच्छा, इनके मिडिल में एक और हमने रख दिया है जिस पे चार्ज क्या है? +Q। ऐसे ये तीनों लाइन को ज्वाइन करने पर देन इट एक्सपीरियंस ए फोर्स, तो ये वाला जो सेंटर पे रखा है वो कितने फोर्स को फील करेगा, ठीक है? ये पूछा है। और +Q और -Q के बीच में अगर फोर्स लग रहा हो F, ये दिया नहीं ना,
क्योंकि F दिया तो F प्लस Q माइनस Q के बीच में होगा, तो करके देखते हैं अपन पहले। तो पहले तो ये बताओ इस पर कितने फोर्स लगेंगे, पहले ये बताओ। एक तो ये लगाएगा इस पर, इधर रिपेल करेगा इसको, मान लो है फोर्स से कर रहा है, ये वाला इसको क्या करेगा, अपनी तरफ पुल करेगा, इतने ही फोर्स से करेगा कि क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है, चार्ज भी सेम है। अच्छा नेट क्या लग गया 2F, सेम डायरेक्शन में तो 2F, तो F की वैल्यू क्या होगी इन दोनों के बीच में, तो इसको मैं अगर R मान लूँ तो ये भी R ही होगा, क्या लग जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q, Q स्क्वायर बाय R का स्क्वायर, यही आया। अब अगर मैं आंसर के हिसाब से इसको चेंज करूँ तो प्लस Q माइनस Q के बीच में फोर्स अगर F मान लेते हैं, ठीक है, तो वो F क्या है एज पर क्वेश्चन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस का स्क्वायर कितना 2R का स्क्वायर, कितना हो गया 4R, यही हुआ। तो अपन इतने की वैल्यू निकाल लें, क्या आ रही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है 4F आ रही है, कितनी आ रही है 4F, ठीक है। अच्छा यहाँ पर भी हम ऐसा कर देते हैं, इसी की वैल्यू कितने लिख दूँ 4F, तो कितना हो गया ये 8F, कितना हो गया 8F, यानी हमारा आंसर आया 8F। और डायरेक्शन क्या है टुवर्ड्स माइनस Q चार्ज, तो इसका आंसर हो जाएगा C 8F टुवर्ड्स माइनस Q चार्ज, ठीक है। लेकिन इसमें चूंकि प्लस Q माइनस Q के बीच में एक लाइन कट गई, तो बेजल लाइन थोड़ा सा इसको चलो बोनस दे देंगे सारे, और में आ गया तो बोनस देंगे। क्वेश्चन नंबर 40 14 का आंसर क्या है, आंसर देखो मेटल के लिए इनफिनिट होता है, डायरेक्ट कांस्टेंट फॉर मेटल हमेशा इनफिनिट, और ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता, ग्रेटर देन 1 कितना नहीं, देखिए अगर इसमें इनफिनिट और ग्रेटर देन 1 लिखा है, दोनों में से बेस्ट ऑप्शन है वो इनफिनिट है, ठीक है। आपको बेस्ट चूज करना पड़ता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो बेस्ट आंसर कौन सा हुआ बी। और बोलो 20 देखते हैं। Two charges each of 1 coulomb are at distance 1 kilometer apart, ये तो सिंपल F equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 into Q2 divided by R square, और F की वैल्यू क्या है, F ही तो निकालना है, 1/4 pi epsilon naught 9 into 10 to the power 9, Q1 Q2 क्या है 1 कूलम, 1 into 1 डिवाइड बाय R स्क्वायर, R की वैल्यू क्या है 1 किलोमीटर 10 to the power किलोमीटर 3 प्लस का 3, इसका स्क्वायर कितना हो गया 9 into 10 to the power 9/10 to the power 6, तो 9 into कितना हो गया, यही आंसर है 9 into 10 to the power 3 न्यूटन, ये आंसर हो गया। और 29 29 ना 21 देखते हैं। 3 equal charges are placed on 3 corners of a square, एक स्क्वायर बना लो, देखो ये हो गया स्क्वायर, इस स्क्वायर के तीनों कॉर्नर पर 3 इक्वल चार्ज रखे हैं, रख दिए। If the force between Q1 and Q2 is F12 and between Q1 and Q3 is F13, then ratio of magnitude F12 and 3, तो 1 2 3 मान लें पहले तो उसको, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये हो गया। तो कहता है फोर्स बिटवीन Q1 and Q2,
Q1 Q2 के बीच में फोर्स कितना है? F12। F12 होगा कितना? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 यानी Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। ये हो गया R स्क्वायर, ठीक है। अब 1 and 3 ये हो गया इन दोनों के बीच में। F13 क्या होगा बोलो? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई डायगोनल क्या होता है? R√3 R√2, ठीक है। स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है? R√2। R√2 का स्क्वायर करो, कितना आया बोलो? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इनटू 2, ठीक है। अब अगर मैं डिवाइड करूं तो सब कट के 1/2 बच रहा है, 2 बढ़ेगा जाएगा, तो 2 आंसर होगा बी फॉर्म में। डिवाइड करना है ना अपने को, F12 डिवाइड बाय F13, इस दिस डिवाइड बाय दिस करोगे तो ये और ये तो कट ही गया, ये 1 अपॉन में आ रहा है 2, तो 2 गया कहां? ऊपर, तो आंसर हो जाएगा 2:1, ठीक है। और 25 देखो, अरे ये तो बड़ा सिंपल सबसे इजी क्वेश्चन है। 1:1 वो कह रहा है कि 1 + 1 माइक्रो कूलम चार्ज है, दूसरा +5 माइक्रो कूलम चार्ज है। रेशियो ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम, रेशियो ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम, ये इस पे फोर्स लगाएगा मान लो F, तो ये भी इस पे उतना ही F ही लगाएगा, तो दोनों का रेशियो 1:1। मैंने बताया था ये और ये कुछ भी बने रहे, उससे क्या फर्क पड़ना? एक चार्ज दूसरे पर जितना फोर्स लगाता है दूसरा भी पहले पर ठीक उतना ही फोर्स लगाता है, बस डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो उनका रेशियो क्या होगा? 1:1। क्लियर है? चलो अगला कोई 11, और पेपर जरूर दिया करो ये, तभी तो डिस्कशन में भाग ले पाओगे, अदरवाइज आप ऊपर बंदे गिनोगे तो पता नहीं चलेगा कि क्या चल रहा है। कई लोग गिनने भी हम सकते हैं। बोलो 11, when air is replaced by dielectric medium of constant, the maximum force of attraction between two charges separated by a distance कितना? ये डिक्रीज होगा, जैसे k टाइम्स डिक्रीज होता है 1/k, है ना? 1/k हो जाएगा, 1/k मतलब ये लगाओ। अगर 1/k तो दिया ही नहीं, डिक्रीज k टाइम्स दिया, डिक्रीज k टाइम्स, तो 17 k टाइम्स हुआ। वो तो जनरली दूसरा चलो क्लास को बात करें। वो इंक्रीज लिखा है, वो 1/k होगा, इंक्रीज ना होगा। वो 1/k का होगा। अगर देखो ऐसा होता है, it becomes 1/k टाइम्स, ये लिखा होगा, ये लगा दो, ठीक है। हालांकि इसमें चारों ऑप्शन में थोड़े बहुत लैंग्वेज में गड़बड़ी है, और परफेक्ट आंसर होना चाहिए it becomes 1/k टाइम्स, ये होगा, ठीक है। परफेक्ट आंसर ये आएगा। और 29 बता दो। Two point charges +3 microcoulomb and +8 microcoulomb repel each other with a force of 40 Newton। वो कहता है कि प्लस का 3 माइक्रोकूलम है और प्लस का 1 माइक्रोकूलम है। क्या हो रहा है? ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, कितने फोर्स से? 40 न्यूटन से। इफ ए चार्ज ऑफ -5 माइक्रोकूलम, इसको ऐड कर दिया, -5 इसको दे दिए, ऐसा क्वेश्चन करवाया था, -5 इसको भी दे दिए, तो अब बताओ इन दोनों के बीच में फोर्स क्या होता है? पहले तो इसका हिसाब लगाओ, पहले वाले का F इक्वल टू क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इनटू Q2 डिवाइड बाय R। तो बोलो F की वैल्यू क्या है? 40, इसकी वैल्यू क्या है? 9 × 10⁻⁹, ठीक है।
Q1 Q2 कितने? 3 एंड 3 एंड 8। माइक्रो माइक्रो में दो बार माइक्रो आ रहा है, दो बार माइक्रो का मतलब क्या हुआ? -12। एक बार माइक्रो हो गया 10 टू द पावर -6, एक और हुआ तो -12 डिवाइड बाय r स्क्वायर। तो मैं यहाँ से इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब उसने कहा कि इसको दे दो -5, -5 और +3 कितने हो गए? तो प्लस का 2 हो गए कि माइनस का 2? माइनस के 2। तो नया चार्ज हुआ -2 माइक्रो कूलम। इसको भी -5 दे दो तो 5 में से 8 चले गए, कितने बचे? प्लस के 3 माइक्रो कूलम। अब इन दोनों के बीच में नया फोर्स क्या है ये पूछा है, ठीक है। डिस्टेंस वही है। चलिए फार्मूला लगाते हैं। F इक्वल टू नया फोर्स के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी 10 टू द पावर 9 इनटू 10 टू द पावर 9 इनटू चार्ज कितना -2 इनटू, अब माइनस लिखना नहीं है क्योंकि अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स है, वो माइनस ये बता रहा है। 2 इनटू 2 लिखेंगे, 10 टू द पावर -12 लिखेंगे डिवाइड बाय r स्क्वायर, इसमें लिखेंगे सेकंड। बस सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट कर दो। क्या कर दो? सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट। क्या क्या कट जाएंगे? ये कटेगा, ये कटेगा, ये भी कटेगा, ये कट गया, ये 3 से 3 भी कट रहा है। अब क्या बचा? 2/8 और इधर क्या है? F'/40 इक्वल टू इधर क्या आ रहा है? 2/8 यानी 1/4 40/4 यानी कि 10, ठीक है, यानी कि 10। अब 10 माइनस का या प्लस का? माइनस का। क्यों? एक माइनस था ना, तो माइनस साइन क्या शो करता है? माइनस साइन क्या शो करता है? माइनस साइन शो करता है कि ये दोनों के बीच में फोर्स कैसा है? अट्रैक्टिव नेचर का है, इसलिए यहाँ पर माइनस लगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में माइनस फोर्स का मतलब है अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स, ठीक है ना। क्लियर हो गए सारे? ये तो 12। Two electrons are separated by a distance of 1 angstrom. दो इलेक्ट्रॉन 1 angstrom डिस्टेंस पर हैं। What is the Coulomb force between them? तो F इक्वल टू वही 9 into 10 to the power 9 और Q1 Q2 क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बोलो 1.6 10 to the power -9 इसका करो स्क्वायर होल डिवाइड बाय क्या? angstrom 10 to the power -10 का होल स्क्वायर। बस इसी को सॉल्व करना जो भी आता है। ये आ रहा है, ठीक है। ओके सारे? चलो अब हम आज कुछ नई थ्योरी पढ़ते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो तो उसी पर बेस्ड अगला एक और कॉन्सेप्ट। देखो two charges are placed at some distance apart, at some distance small r apart, small r मान some distance small r apart. Now if they are kept in a medium, of dielectric constant K, ठीक है। तो पहले तो बताओ क्या हो जाएगा? फोर्स कम होगा कि बढ़ेगा? क्या उतना ही रहेगा? फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, पक्की बात है, ठीक है। 1/k टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये है
आगे कंटिन्यू करें। फॉर द सेम फोर्स इन मीडियम, फॉर द सेम फोर्स इन मीडियम, हम चाहते हैं मीडियम में फोर्स कैसा रहे, सेम ही रहे। फॉर द सेम फोर्स इन मीडियम, फॉर द सेम फोर्स इन मीडियम, फॉर द सेम फोर्स इन मीडियम find for the same force in medium, find the new distance of medium या in medium। क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे समझें हम, पहले Q1 और Q2 चार्ज हैं जो कि एक दूसरे से r डिस्टेंस पर हैं। Q1 और Q2 क्या है, चार्ज हैं, एक दूसरे से r डिस्टेंस पर, वो भी कैसे, मीडियम में नहीं है, किसमें, एयर में या वैक्यूम में। तो सपोज इनके बीच में लगने वाला फोर्स है F1 इक्वल टू क्या होगा बताओ जरा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। इसमें कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। अब वो कहता है कि अगर इन दोनों को हम, ये केस फर्स्ट हो गया, केस फर्स्ट। अब केस सेकंड देखो, केस सेकंड में क्या बोला उसने, इन दोनों चार्जेस को अगर हम किसी मीडियम में डुबो, तो ये मीडियम हो गया, ऐसा कुछ मीडियम है, इस मीडियम में हमने इनको डुबो दिया, तो ऑब्वियसली जो नया फोर्स होगा F2 वो कितना होगा, F1/K होगा, एक पक्की बात है, यानी 1/K टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। अब जब 1/K टाइम्स डिक्रीज हो रहा है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि नहीं डिक्रीज नहीं कराना, चार्ज वही है, चार्ज की वैल्यू वही है, मीडियम चेंज हो गया, फोर्स डिक्रीज हुआ, हम चाहते हैं फोर्स वही बना रहे, यानी जितना डिक्रीज हुआ उतना कुछ इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी तो वो पूरा का पूरा वही बना रहेगा। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं Q1 और Q2 में या इस वाले सिस्टम में कि मीडियम बना रहे, चार्ज भी वही बने रहे, किसको चेंज करें कि फोर्स फिर से बढ़ जाए, वही हो जाए, फोर्स तो घटेगा लेकिन वो बढ़ जाए। तो क्या करना पड़ेगा आपको, बिल्कुल सही है कि अपने को क्या करना पड़ेगा, इसमें पहले तो बैटरी चार्ज करनी पड़ेगी। बोलो, डिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा, डिस्टेंस बढ़ानी पड़ेगी, डिस्टेंस बढ़ाओ तो फोर्स कम होगा, और डिस्टेंस कम करो तो फोर्स बढ़ेगा, तो बढ़ानी क्यों पड़ेगी। फिर से समझो, देखो कोई दिक्कत नहीं, समझो, ये Q1 Q2 किसमें थे, एयर में थे, फोर्स ये लग रहा था, अब Q1 Q2 को डुबो दिया किसमें, मीडियम में। नेचुरली मीडियम में फोर्स कम होता है कि बढ़ता है, फोर्स कम हुआ, फोर्स कम हुआ, अब हमें फोर्स को कम नहीं करना, जितना कम हो गया उसको बढ़ाना है उतना, तो फोर्स को बढ़ाने के लिए डिस्टेंस में क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस को कम करना पड़ेगा, जिससे कि फोर्स बढ़ जाए। तो पूछ रहा है वो नई डिस्टेंस कितनी करनी पड़ेगी, न्यू डिस्टेंस क्या होगा, तो न्यू डिस्टेंस मान लेते हैं कि Q1 और Q2 के बीच में कितनी है, न्यू डिस्टेंस Q1 और Q2 के बीच में मान लो r डैश, और ये मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, वो K है, ठीक है। अब नया फोर्स F2 हो क्या जाएगा, इसे बताओ जरा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 into Q2 में कुछ चेंज नहीं हुआ, R की जगह R डैश आ गया, ठीक है। तो मीडियम के अंदर ये बनेगा, डिस्टेंस भी चेंज करके लिख दी मैंने, और बाकी सब कुछ वही है। अब एज पर क्वेश्चन क्या बराबर है, बोलो, Q1 और Q2 आप सॉरी F1 और F2 आपस में बराबर है, यही तो बोला है, फोर्स सेम है, ये वाला फोर्स F2 के जैसा है, बराबर है, तो इधर वाला फोर्स क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q2 डिवाइड बाय क्या, R स्क्वायर। इधर क्या होगा बोलो, 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट q1 into q2 डिवाइड बाय क्या r डैश का स्क्वायर और k होगा। ठीक है, बताओ क्या क्या कैंसिल हो गया? आप देख रहे हैं ये और ये कैंसिल हुआ और चार्ज भी कैंसिल हो गए। r स्क्वायर इक्वल टू k r डैश स्क्वायर आया, k को नीचे लाओ तो r डैश स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर बाई k। अपने को r डैश निकालना है, स्क्वायर रूट ले लो दोनों तरफ। स्क्वायर का क्या हुआ? r स्क्वायर का r और k का रूट k। तो न्यू डिस्टेंस आप देख रहे हैं कितनी हो रही है? r अपॉन रूट k, यही हो रही है न्यू डिस्टेंस r अपॉन रूट k। क्लियर है? तो ये कम हुई थी ज्यादा हुई? कम हुई ना, r बाय रूट k मतलब कम हो गई डिस्टेंस। यानी अगर आप सेम फोर्स चाहते हैं एयर और मीडियम में, तो मीडियम में डिस्टेंस चार्जेस के बीच में r बाय रूट k होनी चाहिए अगर r एयर में डिस्टेंस है तो। ठीक है, अब इसको नोट कर लो, इसी पर बेस्ड एक तगड़ा कॉन्सेप्ट बताता हूं। ये और इसको आपको कॉन्सेप्ट की तरह याद रखना है। इस क्वेश्चन को क्या कॉन्सेप्ट है बताओ, क्या कॉन्सेप्ट होगा? अगर हाँ दो चार्जेस को मीडियम में डुबो दें और मैं चाहता हूं कि सेम फोर्स रहे, तो फॉर द सेम फोर्स इन मीडियम द डिस्टेंस ऑफ मीडियम शुड बी r बाय रूट k। ठीक है, एक लाइन में याद रख सकते हैं, for the same force of medium, for the same force in medium, distance should be 1 by root k times of distance in air। देख लो इसमें नोट लिख लो। देखो नोट, for the same force in medium, distance in medium should be कितना? 1 by root k times of distance in air or vacuum। क्लियर है? बता दूं? अब देखो अगला, एक और कॉन्सेप्ट इसी पर बेस्ड। टू चांसेस, कुछ नहीं, क्वेश्चन लिख दो, सेकंड क्वेश्चन रेडीमेड क्वेश्चन है। two charges q1 and q2, two charges q1 and q2 are kept small r distance apart in air, small r distance apart in air।
if a medium of dielectric constant K, if a medium of dielectric constant, if a medium of dielectric constant K and thickness small t are placed between these charges, are placed between these charges, placed between these charges, then find the electrostatic force between charges. Find the electrostatic force between charges. देखो क्वेश्चन है, ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है और एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर हैं? r डिस्टेंस पर हैं और इसके बीच में हमने ये मीडियम कितने का K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का और T थिकनेस का भर दिया है। तो बताना है कि इन दो चार्जेस के बीच में नया फोर्स क्या हो जाएगा, नया फोर्स क्या हो जाएगा। अब इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये Q1 और Q2 के बीच में पूरा मीडियम भरा होता, एयर बिल्कुल नहीं होती, खचाखच भरा होता, मतलब Q1 Q2 को सीधे डुबो देते हैं उसमें, तो नया फोर्स आपसे पूछते तो क्या हो जाता? फिर तो बड़ा सिंपल था, 1/4 एप्सिलॉन 0 नीचे K से डिवाइड कर देते, Q1 × Q2 बाय R स्क्वायर, यही आंसर होता। समझ आ रही बात? लेकिन ये इसमें खचाखच नहीं बना है, मतलब पूरे में कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। खचाखच का मतलब कंप्लीटली फिल्ड। Q1 Q2 के बीच में कंप्लीटली फिल्ड नहीं है मीडियम। अब कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, पार्शियली फिल्ड है। अब पार्शियली फिल्ड है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे तो एयर है और इतने पार्ट में क्या है? मीडियम है। तो फिर क्या करेंगे हम इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए? पहले इफेक्टिव डिस्टेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इफेक्टिव डिस्टेंस। इफेक्टिव डिस्टेंस वो भी हम एयर की निकाल लेते हैं। किसकी निकालते हैं? एयर की। यानी पूरे यहाँ से Q1 Q2 के बीच में जो कुछ भी मीडियम भरा है, एयर है, कहीं पर मीडियम है, सबको एयर में कन्वर्ट करो। एयर में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? पहले तो देखो कितने पार्ट में एयर है, कितनी लेंथ में एयर है, पहले ये बताओ। R में से T माइनस कर दो, तो R माइनस T पार्ट में एयर है कि नहीं है? तो R माइनस T तो एयर में कन्वर्ट ऑलरेडी है, उसको अपने को कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जितने पार्ट में एयर है, कितने पार्ट में एयर? R माइनस T, तो R माइनस T तो वैसे ही लिख दिया। अब ये T थिकनेस का मीडियम ये दिक्कत देगा, इसको किसमें बदलना है? एयर में। तो प्लस इसको और बदलो एयर में। इसको एयर में बदलने के लिए पुराना कॉन्सेप्ट इसके पहले वाले या क्वेश्चन का कि R डैश इक्वल टू क्या आया था? R बाय ये आया था। ये किसकी डिस्टेंस थी? एयर की। और ये R डैश किसकी थी? मीडियम की। तो अगर मैं इस मीडियम को R जैसा लिखना चाहता हूं, ये मीडियम की कौन सी डिस्टेंस इस एयर की डिस्टेंस के बराबर होगी? R डैश रूट के होगी कि नहीं? तो R डैश रूट के इक्वल टू क्या होगा? R। यानी इतनी मीडियम की डिस्टेंस इनटू रूट के बराबर क्या होता है? एयर होता है। ठीक है, तो मैं इस T को एयर में कन्वर्ट करना चाहता हूं, क्या करूंगा? बोलो, T रूट के या T बाय रूट के? इसको देख के बताओ। T रूट के। T मीडियम, रूट के से मल्टीप्लाई कर दो तो बन गई क्या? एयर। तो यहाँ पर आ गया ये T रूट के। यही है इफेक्टिव डिस्टेंस। बस हो गया क्वेश्चन।
Q1 Q2 के बीच में अगर पार्शियली फिल्ड है मीडियम तो क्या करना पड़ेगा, Q1 Q2 के बीच में पूरी डिस्टेंस एयर की चाहिए, वो इफेक्टिव डिस्टेंस होगी। तो एयर के लिए पहले तो देखो एयर कितने पार्ट में है, तो r माइनस टी पार्ट में एयर है, आधा काम हमारा खत्म हो गया, प्लस इतने पार्ट में एयर नहीं है तो इस मीडियम को एयर में कन्वर्ट कर लो, कैसे, रूट के से मल्टीप्लाई करके, जो इसका डायरेक्टेड कांस्टेंट हो उसके रूट के से मल्टीप्लाई करके एयर में कन्वर्ट हो जाता है। आप कितना याद रखो, कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस है मीडियम की, उसको एयर में कन्वर्ट करना है, क्या करोगे, उस डिस्टेंस में कितने से मल्टीप्लाई कर दो, रूट के से मल्टीप्लाई कर दो, बस हो गया मीडियम में वो एयर में कन्वर्ट। अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, f डैश इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 into q2 डिवाइड बाय क्या, बताओ, r माइनस t प्लस t रूट k का होल स्क्वायर, यही आंसर हो गया था। ठीक है, और ये आपके नोट्स में भी लिखा है। थिकनेस मतलब मीडियम की थिकनेस, लेंथ, मीडियम की लेंथ को थिकनेस बोल रहा है, इतनी थिकनेस का मीडियम, यानी टी थिकनेस का मीडियम। एक ग्लास स्लैब डाल दी हमने टी थिकनेस में, देखो आपके नोट्स में बताऊं, ये लिखा है, नहीं ये लिख लिया कि नहीं आपने, ये नोट कर लो पहले, फिर बता दो, हो गया। गुलाम को चला If dielectric medium K is partially filled between the charges, then effective air separation between charges कितनी हो रही है, r minus t plus t root k। तो ये हमारा हो गया, ये डायग्राम है और इसका जो आंसर है वो यहाँ पर आंसर नहीं लिखा है, आप अपने नोट्स में आंसर भी लिख लेना। ये इफेक्टिव सेपरेशन हुआ, एफ क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 into q2 by r minus t plus t root k का होल स्क्वायर। ठीक है, लिया। एक और लास्ट क्वेश्चन, फिर हम आगे की थोड़ी पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आपको डायरेक्ट आंसर होता है, Q1 ये Q2 लिखना नहीं है, डायग्राम बनाना है। ये डिस्टेंस है T, ये डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 इसमें भरा हुआ है, यहाँ पर T1 थिकनेस का, यहाँ पर एक भरा हुआ है बीच में कहीं K2 का, कितने का, T2 थिकनेस का। तो बताओ Q1 और Q2 के बीच में फोर्स कितना होगा, चलो 1 मिनट का समय देना, बताओ।
ये T1 T2 अलग अलग है। बोलो यस पहले इफेक्टिव डिस्टेंस निकालें d डैश तो क्या होगी इफेक्टिव डिस्टेंस d माइनस t1 प्लस t2 इतना सही है। कितने पार्ट में एयर है पहले ये देखो ना, d में से t1 और t2 हटा दो, इतने पार्ट में एयर आ गई। अब इस t1 को एयर में कन्वर्ट करो t1 रूट k1, इसको एयर में कन्वर्ट करो t2 रूट k2, बस हो गया आंसर। अब तो कुछ है ही नहीं है। तो फोर्स क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 into q2 डिवाइड बाय कितना d minus t1 plus t2 and plus t1 root k1 plus t2 root k2 इसका हो गया मतलब। ठीक है, अब कर लोगे पार्शियली फील्ड वाले। देखो कंप्लीटली फील्ड में तो कहीं कोई चक्कर नहीं है, सीधे सीधे एफ आई के हो जाता है, के से डिवाइड करना है कंप्लीटली फील्ड में। लेकिन पार्शियली फील्ड है तो कितने पार्ट में आपने मीडियम भर रखा है, उस मीडियम को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, एयर, तब जाके अपन उसको कर पाएंगे, फॉर्मूला लगाना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट थ्योरी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम समझते हैं और वो है इक्विलिब्रियम। हेडिंग लिख लो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। पहले तो डिटेल में समझेंगे, लिखेंगे कुछ नहीं, बाद में फिर हम इसको करेंगे। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जस्ट बैलेंस, बैलेंस होना। ठीक है, मतलब अगर कोई पार्टिकल, अगर मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट अगर इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब है उस पर अगर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं तो सब के सब आपस में कैसे हैं, बैलेंस, सब एक दूसरे को कहीं ना कहीं कैंसिल करके नेट फोर्स क्या ला रहे हैं, उसका जीरो ला रहे हैं। तो इफ नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट और ऑन सिस्टम इज जीरो तो कहेंगे हम वो ऑब्जेक्ट या वो सिस्टम किसमें है, इक्विलिब्रियम में। तो जब कभी भी दिमाग में इक्विलिब्रियम की कंडीशन आए फिजिक्स में तो तुरंत हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि इस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या है, जीरो। समझ आ गई बात, नेट फोर्स इज जीरो। तो इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट फोर्स इक्वल टू जीरो। पहला पॉइंट ये तुरंत दिमाग में आएगा, नेट फोर्स जीरो। अब 11th में पढ़ा था हमने कि चलो ठीक है नेट फोर्स जीरो है तो बॉडी रेस्ट में है या मूव कर रही है, नेट फोर्स अगर किसी बॉडी पर जीरो है तो क्या वो रेस्ट में है या मूव कर रही है, बोलो। बोलो क्या बोला, रेस्ट में नहीं, रेस्ट में भी हो सकती है और
भी कर सकती है, ठीक है। देखो फोर्स जीरो होने का मतलब एक्सीलरेशन जीरो होना है। F इक्वल टू क्या होता है, गहराई से समझो, F इक्वल टू ma होता है। अब अगर F जीरो है तो मास तो जीरो हो नहीं सकता किसी ऑब्जेक्ट का, होता है क्या? कार पर लगने वाला फोर्स जीरो है मान लो, तो उसका मास थोड़ा ना जीरो हो जाएगा। इसका मतलब हम ये समझेंगे कि उसका मास जीरो है। मास तो है, एक्सीलरेशन जीरो है। एक्सीलरेशन जीरो का मतलब होता है वेलोसिटी में चेंज। वेलोसिटी में चेंज जीरो का मतलब होता है वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म। मतलब वो जिस वेलोसिटी से चल रहा है उसी वेलोसिटी से चलेगा, उसी स्पीड से चलेगा, डायरेक्शन भी चेंज नहीं करेगा, ठीक है। और रेस्ट में भी हो सकता है, क्योंकि अगर वेलोसिटी जीरो ही हो जाए तो चेंज इन वेलोसिटी तो जीरो ही हुई। तो इसका मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स जीरो है या सिस्टम पर फोर्स जीरो है तो इसका मतलब या तो वो रेस्ट में है या फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा, ये इसका मतलब होता है। तो इसी तरीके से अगर मैं ये कहता हूँ कि किसी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, जिसका मतलब क्या होगा बताओ? बताओ, अगर इक्विलिब्रियम है इसका मतलब क्या होगा? नेट फोर्स कैसा है? जीरो है। मतलब वो ऑब्जेक्ट या वो चार्ज या तो रेस्ट में है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यही तो इसका मतलब है। दूसरा पॉइंट, अब अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई चार्ज पर नेट फोर्स जीरो है तो हम कहेंगे इक्विलिब्रियम में है। अब जो इक्विलिब्रियम है वो कितने टाइप की होती है? टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम किसी को पता है? दो टाइप की, कौन कौन से? बोलो। एक होती है स्टेबल, ठीक है, सही बताया। और दूसरा अनस्टेबल, ये भी सही बताया। और तीसरा होता है न्यूट्रल। क्या होती है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तीन इक्विलिब्रियम होती है, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। अब सुनो, चाहे स्टेबल हो या अनस्टेबल हो या न्यूट्रल हो, पहली कंडीशन सेटिस्फाई करना जरूरी है सिस्टम को या चार्ज को। कौन सा? कि उस पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो। स्टेबल में भी और अनस्टेबल में भी और न्यूट्रल में। नेट फोर्स जीरो है तभी हम कह पाएंगे कि ये क्या है? इक्विलिब्रियम में है। अब कौन सी इक्विलिब्रियम है उसको समझो। पहले मैकेनिकल वे में समझाता हूं, तभी आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम समझ में आएगा। एग्जांपल से समझाता हूं। ये क्या है? बाउल 11 में समझाया, ठीक है। और इसमें मैंने क्या किया, एक कांच का छोटा सा गोला डाल दिया, छोटी कंचे आती है ना, ग्लास स्फीयर छोटा सा, क्या कहते हैं? अलग अलग कैटेगरी अलग। तो ये यहाँ पर अपन ने इसके अंदर एक बाउल के अंदर एक कांच की गोली डाल दी, तो यहाँ पर कहाँ पर रेस्ट में आएगी? छोड़ देंगे, फ्री छोड़ देंगे तो कहाँ पर आ जाएगी? यहाँ पे आ जाएगी। छोड़ दिया तो यहाँ आ गई, यहाँ आ गई तो मतलब यहाँ रेस्ट में आ गई। रेस्ट में आ गई तो नेट फोर्स जीरो हुआ, नेट फोर्स जीरो हुआ तो इक्विलिब्रियम हो गई, ठीक है, इक्विलिब्रियम में। अब ऐसे ही हमने क्या किया, इस बाउल को ऐसे कर दिया, उल्टा कर दिया, और इसके ऊपर वही बॉल बिल्कुल धीरे से लगा, ठीक है, ऐसे बैलेंस करा दी कि ये गिरेगी। तो ये भी अभी रेस्ट में, तो क्या हुआ? ये भी, इस पे भी नेट फोर्स जीरो है। अब हमने क्या किया कि एक टेबल ली और उस टेबल पर वही बॉल यहाँ पर रख दी, ठीक है। तो तीन सिचुएशन है, तीनों रेस्ट में है बॉल, ये वाली बॉल, ये वाली बॉल रेस्ट में। रेस्ट में मतलब तीनों इक्विलिब्रियम में तो
अब स्टेबल का मतलब आप इस डायग्राम से बड़ी आसानी से समझ रहे होगे कि इसको अगर मैं थोड़ा डिस्टेंस कर दूं, इसको हिला के छोड़ दूं, किसी भी डायरेक्शन में छोड़ दूं, कि फिर से वो ऑसिलेट करके उसी जगह पर आ जाए। तो स्टेबल का मतलब होता है कि अगर किसी पॉइंट को या किसी पॉइंट चार्ज को, अगर इसकी जगह चार्ज होगा, तो चार्ज की बात करते हैं कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को जो अपनी जगह पर इक्विलिब्रियम में था उससे थोड़ा डिस्टर्ब कर दें, उसकी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर दें और छोड़ दें, फिर अपने आप को उसी जगह पे आ जाए जहाँ पर पहले था, उसी पोजीशन पर आ जाए, तो हम कहेंगे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये अपनी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, फिर से वो बार बार अपनी जगह पर आ जाता है, मतलब स्टेबल। इसमें क्या होगा, अभी तो इक्विलिब्रियम है, लेकिन अगर जरा सा भी धक्का दे दूं मैं, तो फिर क्या होगा, जिस डायरेक्शन में धक्का दिया उसी डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली जाएगा, वापस ये अपनी जगह पर नहीं आएगा। इसलिए इसको बोलेंगे कौन सी, अनस्टेबल। ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये तभी तक इक्विलिब्रियम में है जब तक कि इसको धक्का नहीं दिया गया है। जरा सा भी धक्का दे दोगे तो फिर ये इसकी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगी। इसमें क्या हो रहा है कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये हमेशा रेस्ट में है। आप इधर जरा धक्का दे दो तो यहाँ पर वो आ जाएगी, रहेगी ग्राउंड पर, ठीक है ना। तो ये वापस लौट के आई ना, कंटिन्यूअसली उसी डायरेक्शन में गई। जैसे एक बुक होती है, इसकी जगह आप एक बुक ले लो, इस बुक को रख दो यहाँ पर, ये कंटिन्यूअसली यहीं रखी रहेगी। थोड़ा धक्का दोगे तो जितना फोर्स आपने लगाया वहीं जाके फिर से रुक जाएगी, कंटिन्यूअस उसी डायरेक्शन में नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये जो इक्विलिब्रियम होती है कौन सी होती है, ये होती है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। कौन सी हो गई, न्यूट्रल। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गई तीनों इक्विलिब्रियम। अब इसमें थोड़ा मैथमेटिकल हम फॉर्मूले भी डालेंगे इसमें। अगला पॉइंट है तीसरा पॉइंट, अब फॉर्मूले। फोर्स इक्वल टू होता है माइनस du ओवर dr। ध्यान आ रहा है, ये u है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स में रिलेशन है, F इक्वल टू माइनस du ओवर dr, ठीक है। और आपको क्या है, कैसे थोड़ा सिंपल है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, यही तो वर्क होता है, और वर्क इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो देखो F इक्वल टू माइनस du ओवर dr है। 11 में बहुत डिटेल में आपने वर्क पावर एनर्जी में समझा है, तो उसका केवल ये पार्ट यूज होगा, इसलिए डायरेक्ट इसको फिलहाल याद कर लो। F इक्वल टू माइनस du ओवर dr, du क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, dr क्या है, डिस्टेंस, ठीक है। सभी में यही लगेगा, F इक्वल टू माइनस du ओवर dr, इसमें भी यही लगेगा, F इक्वल टू माइनस du ओवर dr। अब कोई सी भी इक्विलिब्रियम हो, F तो जीरो होगा, बोलो। अब F जीरो होगा तो du ओवर dr क्या होगा, बताओ। du ओवर dr भी जीरो ही होगा। F जीरो हो गया तो ये भी तो जीरो ही हुआ, इसमें भी du ओवर dr क्या होगा, जीरो। इसमें भी du ओवर dr क्या होगा, जीरो। ये बात समझ आई, बोलो। यानी कोई से भी इक्विलिब्रियम की बात करें तो du ओवर dr को तो जीरो करना ही है, यानी पोटेंशियल एनर्जी का डिस्टेंस के साथ डिफरेंशियल तो जीरो करना ही है। अब इसमें क्या होता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि अगर किसी को फ्री छोड़ दें तो वो ऐसी जगह आके सेट हो जाता है जहां उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो, मिनिमम। तो इस केस में इसको थोड़ा डिस्टर्ब करके छोड़ रहे हैं तो फिर से वहीं आ रहा है, बार बार वो वहीं पर आ रहा है जहां से छोड़ा था, मतलब इस लोकेशन पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, मिनिमम। तो इस इक्विलिब्रियम में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, मिनिमम। U कैसी होती है, यहाँ लिख देता हूँ, U कैसी होती है, पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है, मिनिमम, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है तो उसका डबल डिफरेंशियल करोगे ना, du d स्क्वायर ओवर dr स्क्वायर, ये पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है, पॉजिटिव। ये आपने डिफरेंशियल वाले चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। अब इसमें होती है u मैक्सिमम, u कैसी होती है, मैक्सिमम। तो इसका डिफरेंशियल क्या आता है, नेगेटिव आता है। इसमें u जीरो ही होती है। तो बस इतने से ही फार्मूले,
खत्म हो गई इतनी। ठीक है, इसको आप नोट कर लें, फिर आपके जो नोट्स में लिखिए उसको मैं एक बार करके सुनाता हूँ आपको। आपको दिमाग में इतना रखना है। हो गया? बता दूं? अब देखो आप अपने नोट्स में देखें, इसमें लिखना नहीं है, सब कुछ इसी में लिखना है। ठीक है, बाद में इसके क्वेश्चंस आते हैं, आपको थ्योरी में नहीं पूछेगा वो। द पॉइंट वेयर द रिजल्टेंट फोर्स बिकम्स जीरो इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, मैं आपको आपकी कॉपी में वही बातें लिखवाऊंगा जो एग्जाम में पूछी जाएंगी। ठीक है, ये वाली थ्योरी की 12th के एग्जाम में एज इट इज नहीं पूछेगा, इसके क्वेश्चन पूछेंगे, तो इसलिए इसी में लिखे रहेंगे और ऐसे लिखने की जरूरत नहीं। द पॉइंट वेयर द रिजल्टेंट फोर्स बिकम्स जीरो इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। यही पढ़ा है हमने। ऐसा पॉइंट जहां पर क्या जीरो हो जाए, बोलो नेट फोर्स जीरो हो जाए, उसी को बोलेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन। तीन तरह की होती हैं, कौन सी? एक तो स्टेबल। स्टेबल में हमने क्या पढ़ा? इफ चार्ज इज, अब देखो मैंने पार्टिकल की बात की थी, पार्टिकल की जगह आप क्या मान लो यहाँ पे चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं। तो इफ चार्ज इज इनिशियली इन इक्विलिब्रियम पोजीशन and is displaced by a small distance, if the charge tries to return back to the same equilibrium position, then this equilibrium position is called stable. तो इसमें फॉर्मूले क्या लगते हैं? If U is the potential energy, then in case of stable equilibrium, d square U over dx square या dr square क्या होगा? पॉजिटिव, और U क्या होगा? मिनिमम। U मिनिमम अगर है तो इसका मतलब डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा। ठीक है, अनस्टेबल में क्या बताया मैंने अभी आपको? इफ चार्ज इज डिस्प्लेस्ड बाय स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड द चार्ज हैज नो टेंडेंसी टू रिटर्न द सेम इक्विलिब्रियम पोजीशन, इंस्टेड इट गोज अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन दूर दूर चलती चली जाए तो यू क्या होगा उस केस में? मैक्सिमम होगा, और डी स्क्वायर यू ओवर डी एक्स स्क्वायर क्या होगा? नेगेटिव। न्यूट्रल में क्या होता है? चार्ज को डिस्प्लेस किया स्मॉल डिस्टेंस तक, इट इज स्टिल इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, अभी भी वो इक्विलिब्रियम में ही है, तो इसको बोलते हैं न्यूट्रल। और इसमें डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या होता है? जीरो, यानी यू क्या होता है? कांस्टेंट। पोटेंशियल एनर्जी इसमें कांस्टेंट होती है, डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू जीरो। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि अपने को ध्यान में रखने हैं। अब एक वर्कशीट 3 है जो कि इसी पर क्वेश्चन, अभी जो हम थ्योरी पढ़े हैं इसी पर बेस्ड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज पॉइंट चार्ज कैपिटल Q are placed at point A0 and B minus A0
another test charge Q naught is placed at O due to show that the equilibrium at O is stable for displacement x and unstable for displacement along y. ठीक है, कैसे करेंगे इसको बताओ। इसमें आपको शो करके नहीं दिखाना, इसमें देखो क्या करना है बता रहा हूँ। एग्जाम में जो किस तरह से आएगा वो बता रहा हूँ। वो ये पूछेगा कि ओवर इक्विलिब्रियम है तो वो कौन सी है, स्टेबल है या अनस्टेबल है। ठीक है, तो वही उसी तरह का मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। पहले तो इसमें जो लिखा उसका डायग्राम बना लें। A0 और -A0 पर Q चार्ज रखें, वो भी पॉजिटिव। देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लो पहले तो। कोऑर्डिनेट सिस्टम अपन बना लें। ये हो गया हमारा कौन सा एक्सेस, एक्स एक्सेस, और ये हो गया वाई एक्सेस। सबसे पहले कहाँ पर चार्ज रखना है बताओ, कहाँ रखें, बोर्ड ऊपर के देखो, इधर रखें A0 पे। A0 किधर पॉइंट होगा, ये वाला A,0। इस पे कौन सा चार्ज रखा है, प्लस का Q, और दूसरा चार्ज कहाँ रखा है, -A0 पर। बताओ -A0 किधर होगा, इधर होगा क्या, ठीक है। ये हुआ -A,0। यहाँ पे भी कौन सा चार्ज रखा है, प्लस का। और तीसरा चार्ज कहाँ रखा है, तीसरा चार्ज कहाँ रखा है, ये यहाँ 0,0 पर। इसकी वैल्यू क्या है, बोलो क्या रखिए इसकी वैल्यू, पढ़ो क्या है, Q0 क्या रखा है, ये Q0। ठीक है, O पर रखा है, ये O पॉइंट है, इस पर Q0। क्वेश्चन ये है कि ये Q0 इस x एक्सिस के लॉन्ग और y एक्सिस के लॉन्ग कौन सी इक्विलिब्रियम रखेगा। ठीक है, ये केवल बतानी है अपने को, उसमें शो नहीं करनी, प्रूफ नहीं करना। ठीक है, एग्जाम में केवल ये बताने के लिए आएगा 1 मार्क्स। तो पहले देखते हैं हम पहला पॉइंट, अलोंग एक्स एक्सिस। ये प्लस क्यू फिक्स है, ये वाला मूव कर सकता है। तो सोचो जरा, दिमाग लगाओ। सबसे पहले सेंटर पे ही है ना ये, तो नेट फोर्स 0 है कि नहीं, इसमें कर दिया, देखो बोलो नेट फोर्स 0 है कि नहीं है। ये प्लस का क्यू उसको इधर धक्का देगा, ये प्लस क्यू उसको इधर धक्का देगा, दोनों सेम फोर्स से धक्का देने के लिए, डिस्टेंस सेम, चार्ज की वैल्यू भी सेम, तो नेट फोर्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया। नेट फोर्स कैंसिल हुआ तो इक्विलिब्रियम आ गई, मतलब सेंटर पे इक्विलिब्रियम तो है। लेकिन ये स्टेबल है, अनस्टेबल है, न्यूट्रल है, कैसे चेक करेंगे। पहले एक्स एक्सिस के अलोंग इसको धक्का देके देखो। इमेजिन करो इसको मैं एक्स एक्सिस के अलोंग धक्का दे रहा हूँ, तो क्या ये कंटिन्यूअसली उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में धक्का दे रहे हैं, या लौट के आ सकता है। इधर अगर धक्का दूंगा मैं इसको यहाँ तक, तो इन दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस कम हो गई, फोर्स बढ़ गया। अब ये वाला ज्यादा फोर्स से इधर धकेलेगा और ये इसको कम फोर्स से इधर धकेलेगा, इसका मतलब ये अल्टीमेटली लौट के इधर ही आएगा। अगर मैं इसको इधर धक्का दे दूं तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम हो गई, फोर्स बढ़ गया, तो फिर इधर धक्का देगा। तो इस प्रकार से ये Q0 इधर उधर ऑसिलेट करके कहाँ जाएगा, सेंटर पे ही आ जाएगा। तो इसका मतलब ये एक्स एक्सिस के अलोंग कैसी है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो गई, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, और इसको शो करके लिखना हो तो ये वर्ड में लिख देना ऐसे। ठीक है, इफ इट इज forced to move along x axis, then it will return to the same position. ठीक है, ये क्या हो जाएगा, स्टेबल। दूसरा along y axis क्या हो जाएगा, सोचो
अब मैं इसको इधर बाई की तरफ धक्का दे रहा हूं ऊपर, ये यहां पर आ गया, बताओ क्या लौट के नीचे नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? देखो अगर मैं इसको यहां लेता हूं ना, ये प्लस क्यू इस क्यू नॉट को इधर धक्का दे रहा होगा, ये प्लस क्यू इस जगह पे इधर धक्का दे रहा होगा, एफ और एफ का रिजल्टेंट इधर आएगा, एफ डैश आएगा। इस एफ डैश ये जो चार्ज है वो ऊपर की डायरेक्शन में एक एफ डैश फोर्स को फील करेगा, और अब ये इस एफ डैश की डायरेक्शन में ही ऊपर चलता चलता है, और तब तक जाएगा जब तक कि ये वाला जो एफ डैश ऊपर लग रहा है वो इसके वेट से बैलेंस नहीं हो जाए, वेट mg होगा। जैसे ही यहाँ एफ डैश और mg बैलेंस हुए वर्क हो जाएगा, ठीक है? तो मतलब इस इक्विलिब्रियम से तो चले गया ऊपर, भले कहीं जाकर रुक जाए, तो इस ओरिजिनल इक्विलिब्रियम से दूर चलता चला जा रहा है। इसका मतलब ये कौन सा है? अनस्टेबल है, न्यूट्रल नहीं है। कौन सा है? अनस्टेबल। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बस हो गया आंसर, खत्म, ठीक है? अब इसका दूसरा क्वेश्चन को क्या पूछते हैं, इसको नोट कर लो पहले, ऐसा डायग्राम बना के नोट कर लो। तब दूसरा मैं आपसे पूछता हूँ, ये एग्जाम में पूछा गया है। प्लस क्यू बीच में माइनस क्यू नॉट रख दिया। अब बताओ, ये क्यू नॉट की वैल्यू सपोज माइनस क्यू नॉट है, तो x एक्सिस के अलोंग कैसी होगी? स्टेबल ही रहेगी। सोच के बोलो। बोलो। अरे ये माइनस क्यू है, सेंटर पे है, तो अभी कौन सी इक्विलिब्रियम है? अभी तो इक्विलिब्रियम है केवल। अब इसको इधर धक्का दूं तो क्या लौट के आएगा? तो नहीं आएगा, तो अनस्टेबल है। सर ट्रैक करेगा ना डिस्टेंस बढ़ जाएगा उसके साथ। इधर देखो, ये माइनस है, मान लो ये माइनस का क्यू नॉट है, ठीक है? ये आ गया थोड़ा इधर, तो ये प्लस क्यू और इस माइनस क्यू नॉट के बीच में डिस्टेंस कम हो गई, तो इसका अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया, और इधर वाली का अट्रैक्शन डिस्टेंस बढ़ने से इधर वाली का कम है, तो लेकिन जाएगा किधर? जिस तरफ जो है फोर्स की वैल्यू ज्यादा है, कंटिन्यूसली जाएगा तो इधर ही ना, लौट के क्यों आएगा वापस? जब लौट के वापस नहीं आएगा तो कौन सी इक्विलिब्रियम होती है? अनस्टेबल। तो इसका आंसर क्या होगा? अनस्टेबल, ठीक है? समझ आई है कि नहीं? देखो इधर, ये क्यू नॉट जो कि पॉजिटिव था, अब इधर ले जाओगे तो पॉजिटिव के बीच में रिपल्सिव फोर्स बढ़ा, इसके लिए धक्का देगा इधर, तो फिर लौट के वहीं आ गया। लेकिन अगर ये माइनस का रहा होता और ये यहाँ आ जाता, तो अब तो प्लस क्यू माइनस क्यू के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ता ना, तो वो और उसकी तरफ आ जाता, और इधर वाला अट्रैक्टिव फोर्स कम होता जाता। इधर वाले का जैसे ये पास में आएगा, अट्रैक्टिव फोर्स इसका बढ़ता जाएगा, तो अल्टीमेटली ये माइनस क्यू नॉट प्लस क्यू से चिपक जाएगा। तो इसका मतलब कि अगर बीच में यहाँ से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि अगर ये दोनों चार्ज और ये बीच में जो चार्ज रखा है, ये नेचर अलग अलग है, यानी इधर प्लस प्लस है और बीच में माइनस है, या इधर माइनस माइनस है और बीच में प्लस है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग कैसी होती है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होती है, और यही वाई एक्सिस के अलोंग स्टेबल होगी। अब देखो, इस माइनस को ऊपर खींचो, यहाँ रख दो, तो क्या होगा? कंडीशन बताओ, इस माइनस को ऊपर ले जाओ, जैसे ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये क्यू नॉट था माइनस का, इधर मैं यहाँ ले दिया, तो क्या होगा? प्लस क्यू इधर खींचेगा, प्लस क्यू इधर खींचेगा, रिजल्टेंट नीचे आएगा, ये माइनस क्यू नॉट फिर से इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन में नीचे आएगा और यहाँ पे आ जाएगा फिर से। समझ आ रही है?
तो अगर बीच में माइनस है और दोनों तरफ प्लस है तो बाई एक्सिस के अलोंग स्टेबल होगी और एक्स एक्सिस के अलोंग अनस्टेबल होगी। तो इसी को नोट करके लिखो, देखो नोट, if middle charge Q naught, if middle charge Q naught is of opposite nature, middle charge Q naught, middle charge Q naught is of opposite nature, middle charge Q naught is of opposite nature, is of opposite nature, is of opposite nature, then along x-axis, along x-axis, it is along x-axis, it is yeah, unstable equilibrium, and along y-axis, along y-axis it is stable equilibrium, along y-axis it is stable equilibrium, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन करें, इसको आप लोग करो जरा। ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का है, ये भी नहीं कर पाओगे। थर्ड वाला कर दो आप, चलो चलो सेकंड वाला भी कर दो, कोई दिक्कत। सेकंड वाले को थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ तो फिर समझ में आ जाएगा। तो कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इतनी और इतनी इज 11 सेंटीमीटर। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू इंटेंसिटी बिटवीन जीरो, इंटेंसिटी बिटवीन जीरो का मतलब है उस पर फोर्स जीरो हो जाए, नेट फोर्स क्या हो जाए 0। अब करो, इक्विलिब्रियम का ही क्वेश्चन है, करो पढ़ो, इसका डायग्राम बनाओ और करो, फिर मैं बताता हूँ आपको। बोलो कौन सा है? ए। चेक कर, क्या सभी का ए आ रहा है? क्या सभी का ए आ रहा है? अच्छा, डी भी आ रहा है, वेरी गुड। और किसी और का भी डी आ रहा है क्या? अकेले में डी आ रहा है? कई बार अकेले का भी सही है। ये होना चाहिए, चेक कर लेते हैं।
एक क्वेश्चन है तो उसको काट के रख दिया। चलो अब करते हैं इसको। Distance between two charges 25 microcoulomb and 36 microcoulomb is 11 सेंटीमीटर। जैसा कार्य डायग्राम बना, क्या बोल रहा है? तो दो चार्ज है ना, दो चार्ज है ऐसे, कितनी डिस्टेंस पर है बताओ? 11 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है दो चार्ज। ये यहाँ पर हमने 11 सेंटीमीटर पर रखी है। एक चार्ज कितने पे? 25 माइक्रोकूलम, इसको Q1 मान लेता हूँ। और एक और है ये वाला चार्ज, इसको Q2 मान लेता हूँ। कितना? 36 माइक्रोकूलम। इसकी आप मेथड भी समझ लेना। और मान लो ये R डिस्टेंस पर है, R इक्वल टू क्या है? 11 सेंटीमीटर पर। वो कहता है कि इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन पर ऐसा पॉइंट ढूंढिए जहां इंटेंसिटी जीरो। इंटेंसिटी जीरो होने का मतलब कि उस जगह पर अगर मैं किसी चार्ज को रख दूं तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो। मान लो वो यहाँ से यहाँ कहीं पर है, इस जगह पर है, Q नॉट रख दिया, ठीक है? तो इस पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो। तो जरा सोचो नेट फोर्स लगेगा कैसे जीरो? ये Q1 इसको इधर लगाएगा फोर्स, एक F1 फोर्स, Q2 इधर लगाएगा F2 फोर्स, दो फोर्स लगे तो दोनों का नेट फोर्स क्या होना चाहिए? F1 प्लस F2 इक्वल 0 कर दो। या हम ऐसे भी कह सकते हैं मैग्नीट्यूड वाइज कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा होना चाहिए? आपस में बराबर होना चाहिए। अपोजिट तो है ही, घट जाएंगे, बस अगर आपस में बराबर हैं तो कैंसिल हो जाएंगे। अब F1 होगा कितना? इन दोनों के बीच में फोर्स बताओ। और ये मान लेते हैं कि यहाँ से इसकी वैल्यू है सपोज R1, ये बताओ F1 को क्या लिखूं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया Q1 इनटू Q0 डिवाइड बाय कितना? यहाँ से आता डिस्टेंस बताओ R1 स्क्वायर। इधर बताओ, बोलते जाओ जल्दी से, बोलो। और Q2 इनटू Q0 डिवाइड बाय, मान लेते हैं कि यहाँ से आता है R2 और R2 की वैल्यू क्या है? 11 माइनस R1 मिलेगी। तो मैं फिलहाल R2 ही मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कैंसिल हो रहे हैं? ये और ये कैंसिल हो रहे हैं और Q0 भी कैंसिल हो रहा है, हो रहा है। तो एक सिंपल फार्मूला बन गया। इस Q2 को मैं नीचे ले लूँ तो Q1 बाय Q2 इक्वल टू क्या? R1 को इधर ले लूँ, R1 बाय R2 का होल स्क्वायर। तो अगर कोई इक्विलिब्रियम की बात करे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो हम यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट फ्रॉम हियर, ठीक है? इस फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे क्योंकि इसमें टाइम सेव होगा। एकेडमिक में आया है तो यहाँ से शुरू से स्टार्ट करेंगे। दोनों की टेक्निक है। एकेडमिक में पूछा जाएगा यहीं से स्टार्ट करेंगे पूरा, तब मार्क्स मिलेंगे। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया यही क्वेश्चन तो वहाँ करके नहीं दिखाना, उसको आंसर निकालना है। तो कहीं से भी स्टार्ट करोगे, यहाँ से स्टार्ट करो, ठीक है? तो इक्विलिब्रियम में सीधा सीधा फार्मूला क्या बना? Q1 बाय Q2 इक्वल टू R1 बाय R2 का होल स्क्वायर। R1 कौन सी डिस्टेंस? Q1 से डिस्टेंस। R2 कहाँ से डिस्टेंस? Q2 से डिस्टेंस। अब बताओ Q1 की वैल्यू कितनी? 25। Q2 की वैल्यू कितनी? 36। दोनों माइक्रो कूलम में है इसलिए मैंने चेंज नहीं करे। ऊपर भी माइक्रो, नीचे भी माइक्रो, घट जाएंगे। तो अननेसेसरी टाइम वेस्ट मत करना कि आप इसको माइक्रो में चेंज करो इसको। अब आ जाओ इधर, R1 बोलो। R1 तो R1 ही जो निकालना है अपने को। R2 को जरूर लिख सकता हूं मैं, कितना? टोटल 11 में से R1 माइनस कर दो तो R2 आ जाएगा। 11 माइनस R1 बोल जरा, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? ये R1 है, ये टोटल 11 है, तो 11 में से ये R1 माइनस कर दो तो R2 आ गया। अब ये स्क्वायर खत्म करना है तो दोनों तरफ क्या ले लो? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लिया तो 25 का क्या? 5, 36 का 6 बराबर R1 अपॉन 11 माइनस R1। और थोड़ा सॉल्व करो, क्या करोगे? 6 का R1 में मल्टीप्लाई, 6 R1, 5 का 11 में 55
-5 का R1 में 5R1 और ये हो गया इधर 11R1 इक्वल टू 55, R1 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आंसर आया। इसका मतलब कहाँ से आया ये? 25 से 5 सेंटीमीटर। देख लेते हैं, at a distance of 5 सेंटीमीटर from 25 माइक्रोकूलम। कई बार ये आंसर हो गया। अब कई बार क्या होता है कि हमने तो इधर से निकाला लेकिन आंसर इधर से दे देता है, हमने यहाँ से निकाला लेकिन आंसर इधर से दे देता है। इधर से कितना होगा? 36 से कितना होगा? 11 में से 5 माइनस कर दो तो 36 से होगा 6। तो एक चेक कर लेना एक बार, एट ए डिस्टेंस अगर यहाँ पर 6 लिखा होता तो ये भी आंसर से लिखा, ठीक है? नोट कर लो पूरी मेथड। ये फॉर्मूला याद रखना है, बॉक्स में बंद कर दिया मैंने। जहाँ जहाँ बॉक्स में मैंने बंद कर दिया आप इसके तुरंत फॉर्मूला डायरी में लिख लेना। मिला दूं? वर्कशीट ये हो गई अपनी। क्वेश्चन नंबर 3 पर बताओ, करो 3। ऐसा क्वेश्चन करवा दिया एक बार। चलो आपको बताओ फिर मैं करता हूँ। कौन सा आ रहा है? ए या बी या सी या डी? डी वैल्यू 32 माइक्रोकूलम फ्रॉम ए टू बी। ये तो यही हो जाएगा। देखो, sphere A and B of radius 4 centimeter 6 centimeter given a charge of 80 and 40. If they connected by fine wire, amount of charge flowing from one to other. ये कर चुके हैं ऐसा। ये कंडक्शन मेथड वाला है। तो Q1 डैश निकाल लो पहले। Q1 डैश कैसे निकालोगे? फॉर्मूला बोलो। R1 अपॉन R1 प्लस R2 इनटू टोटल चार्ज। बोलो R1 की वैल्यू 4, R1 R2 6 और 4 10, टोटल चार्ज 80 और 4 120, कितने हो गए? 48 माइक्रोकूलम। तो ये बचा 48। पहले कितना था? पहले कितना था? 80। पहले वाले स्फीयर पर पहले कितना था? 80। अब बचा कितना? 48। तो बाकी का 32 किधर गया? दूसरे पर चला गया। तो क्या आंसर होगा? 32 माइक्रोकूलम फ्रॉम ए टू बी। आंसर होगा, ठीक है? आपको वायर से जोड़ने के बाद बचा कितना वो निकालना है। बचा कितना हमारा? 48। तो पहले कितना था? 80। 80 में से 48 माइनस कर दो, 32 ट्रांसफर हो गया। कहां से? पहले स्फीयर से दूसरे स्फीयर की तरफ। क्लियर हो गया? फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड ये ट्रांसफर। चलो 14 का क्या बताया था? सो बबल को नेगेटिव चार्ज दो, रेडियस हमेशा क्या होगी? इंक्रीज होगी। और पॉजिटिव चार्ज देंगे तो तब भी इंक्रीज। पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी चार्ज दो हमेशा ही इंक्रीज होगी। समझ आ गई बात? चाहे पॉजिटिव चार्ज दें या नेगेटिव चार्ज दें, स्फीयर की रेडियस हमेशा ही बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि सरफेस पे चार्ज आता है। चार्ज सरफेस पे आता है तो रिपल्शन होता है, रिपल्शन से उसकी रेडियस बढ़ जाएगी। ठीक है? तो ये यहाँ पर हमने कूलॉम फ्लो खत्म किया। अब हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड के थोड़े से कॉन्सेप्ट आज मैं इसका इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ।
इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेशन हम बाद में लिखेंगे, पहले समझेंगे। अभी अब इलेक्ट्रिक फील्ड हेडिंग डालने के बाद कुछ भी अभी फिलहाल मत लिखना, केवल समझने पर ध्यान दो। क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, मैं सिस्टमैटिक वे में लिखवा। जैसे हमने ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था 11th में कि अगर कोई बॉडी जिसका कुछ मास है, और मैंने 12th की शुरुआत की क्लासेस में भी समझाया है कि अगर ऐसी बॉडी जिसका कोई मास है तो वो मास वाली बॉडी अपने चारों तरफ क्या करती है, एक फील्ड डेवलप करती है जिसको हम ग्रेविटी कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। उस ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर कोई और उस जैसी ही मास वाली बॉडी आ जाए तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड उस बॉडी पर एक फोर्स लगाती है जिसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ये हमने पढ़ा। जैसे अर्थ है, अर्थ पर ये पेन है, छोड़ दें तो अर्थ इसको नीचे अट्रैक्ट कर लेती है। क्यों कर लेती है? क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी यानी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड इस पर फोर्स लगा रही है। अर्थ नहीं लगा रही, कौन लगा रहा है? अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड इस पर फोर्स लगा रही है। क्योंकि अर्थ ने क्या प्रोड्यूस किया, अर्थ लगाती तो इस अर्थ से एक हाथ ऊपर निकलता, नीचे खींच लेती, तब कहते हैं अर्थ ने फोर्स लगाया। नहीं, अर्थ ने क्या किया, ग्रेविटेशनल फील्ड डेवलप की, अपने चारों तरफ फैला ली और इनफाइनाइट तक फैली हुई होती है थ्योरेटिकली। और इस ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई अगर ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड उस जगह पर फोर्स लगाएगी। कितना फोर्स लगाएगी इस किस बात पे डिपेंड करेगा? मास पे भी डिपेंड करेगा, बिल्कुल सही। और इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि कितनी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है वहां पर, और वो हाइट के साथ चेंज होगी। ठीक है, यानी अगर हम अर्थ से बहुत दूर चलते चले जाएं तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। तो वहां पर अगर कोई बॉडी रखते हैं तो वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगेगा। लेकिन अर्थ के पास में ही रखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि अर्थ के पास में ग्रेविटी ज्यादा है, अर्थ के पास में ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा है। तो इसका मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है Fg, वो किस बात पर डिपेंड किया? एक तो मास पर डिपेंड किया, सही बात है, उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, और इस बात पर भी डिपेंड किया कि वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी है, ग्रेविटेशनल फील्ड आखिर कितनी है। ठीक है, इस बात पर भी डिपेंड किया। ठीक ऐसे ही इसी से मिलती जुलती इसी कॉन्सेप्ट से कि जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को हमने चार्ज करके रखा हुआ है, चार्ज करके रखा हुआ है, तो क्या होगा? ये चार्ज बॉडी अपने चारों तरफ एक फील्ड डेवलप करेगी जिसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, या कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है तो वो अपने चारों तरफ क्या डेवलप करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप करेगा। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आ जाए जिसके ऊपर भी चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल पर कौन सा फोर्स लगाएगी? इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मतलब सेम टाइप की फील्ड में इंटरेक्शन होता है। फोर्स भी तभी लगता है जब दो बॉडी के बीच में सेम टाइप की फील्ड हो। जैसे चार्ज है तो चार्ज पे ही तो फोर्स लगा सकता है, बताओ, चार्ज इस चार्ज पे फोर्स लगा सकता है। क्यों? क्योंकि तो इस चार्ज में क्या प्रोड्यूस किया? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी तो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम टाइप की फील्ड है, तो सेम नेचर की फील्ड है, तो सेम नेचर की फील्ड में इंटरेक्शन हुआ, फोर्स भी वही बनेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या ये जो चार्ज पार्टिकल है एक न्यूट्रल पार्टिकल पर फोर्स लगा सकता है क्या? बताओ, m मास का बॉडी है तो ये चार्ज इस m मास के बॉडी पर फोर्स लगा सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये चार्ज क्या डेवलप करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये ग्रेविटेशन फील्ड,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड अलग अलग नेचर की हैं, उनमें इंटरेक्शन नहीं होगा, इसलिए ये इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक तो नहीं लगा सकता, लेकिन चार्ज है तो इस पर मास जरूर होगा। अब मास है तो अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड इसकी बनी, इसकी भी ग्रेविटेशनल बनी, तो इनके बीच में क्या लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था ना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का न्यूक्लियस के अंदर, तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में कितने फोर्स लगते थे, कौन कौन से लगते थे? एक तो न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटेशन। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है और जो प्रोटॉन है वो चार्ज है, तो वो प्रोटॉन तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर रहा है, लेकिन ये जो न्यूट्रॉन है वो नहीं कर रहा, इसलिए सेम टाइप की फील्ड नहीं बन रही है, तो वो इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगी, इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगी। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या बनी? क्या कोई कैसे अपन डिफाइन करें इलेक्ट्रिक फील्ड को? हम ये कह सकते हैं कि किसी भी चार्ज के आसपास का वो स्पेस जहां जहां तक उसके इलेक्ट्रिक इफेक्ट को फील किया जा सके, उस पूरे स्पेस को, उस पूरे रीजन को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी समझने की दृष्टि से समझो, फिर बाकी का पूरा लिखवा दूं। तो क्या होगा? रीजन अराउंड ए चार्ज पार्टिकल या रीजन अराउंड ए चार्ज बॉडी up to which its electrical effect can be experienced, उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये कहाँ तक फैला हुआ होता है? उस चार्ज के सरफेस से लगा के कहाँ तक? थियोरेटिकली इनफाइनाइट तक फैला हुआ होता है। इनफाइनाइट पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जीरो। ये तो हो गई फील्ड की डेफिनेशन। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका मतलब क्या होगा? क्या डिफरेंस है दोनों में, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब पूरी फील्ड और इंटेंसिटी एक जगह की होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक पर्टिकुलर पॉइंट की होती है, पर्टिकुलर लोकेशन की होती है कि इस पर्टिकुलर लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी पावरफुल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। कैसे मेजर करेंगे इसको? मेजर करने का तरीका सुनो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को E से डिनोट करते हैं, जिससे E से। और हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये कैपिटल Q चार्ज है, इसने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर ली इधर में, ये मैंने जो ऐसी लाइंस बनाई, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रही है। अब मैं चाहता हूँ कि इस जगह पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा? एक टेस्ट चार्ज रख दूंगा Q0। Q0 कौन सा चार्ज होता है? टेस्ट चार्ज, जिससे हम टेस्टिंग करते हैं कि ये कितना फोर्स को फील कर रहा है, तो टेस्ट चार्ज रख दिया। अब ये टेस्ट चार्ज Q0 अपने ऊपर जितने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फील करेगा, उतनी ही इस जगह पर क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। समझ में आई? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या बना? फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज यानी यूनिट चार्ज पर कितना क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है, और यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, यानी इस Q0 टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है। तो यही हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन। और यूनिट क्या हो जाएगी? फोर्स की क्या होती है? न्यूटन। चार्ज की क्या होती है? कूलम। तो न्यूटन पर कूलम। आगे हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जब पोटेंशियल पढ़ेंगे, तो इसकी यूनिट वोल्ट पर मीटर भी होती है। और क्या होती है? वोल्ट पर मीटर। समझ आ रही बात? बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? रीजन, जहां जहां तक उस चार्ज के इफेक्ट को फील कर सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? एक पर्टिकुलर लोकेशन की होती है, एक पर्टिकुलर पॉइंट की होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कि वहां पर कितनी स्ट्रेंथ है उसकी। स्ट्रेंथ को मेजर करेंगे कैसे? F/Q0 से। Q0 क्या है? टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज कितना फोर्स को फील कर रहा है अपने ऊपर, उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे। यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर और वोल्ट पर मीटर। अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी है? वेक्टर। वेक्टर है तो डायरेक्शन होगी। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड
की डायरेक्शन कहाँ होती है? टुवर्ड्स द पार्टिकल, टुवर्ड्स द मास। जैसे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ के सेंटर की तरफ, ठीक है, किसी प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड उस प्लैनेट के सेंटर की तरफ। ऐसे ही चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दो होंगी यहाँ, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। मास तो एक ही होता है पॉजिटिव, तो मास की तरफ होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी और इसकी डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन हम लेते हैं जहां पर जो टेस्ट चार्ज होता है वो मूव करता है, वो डायरेक्शन। टेस्ट चार्ज जिस डायरेक्शन में फोर्स को फील करता है वही डायरेक्शन क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। और टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। टेस्ट चार्ज क्या लेते हैं? हमेशा पॉजिटिव। अब जरा दिमाग लगाओ, ये अगर मेन चार्ज पॉजिटिव है और टेस्ट चार्ज तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, तो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? इस प्लस क्यू से दूर जाएगा, प्लस क्यू की तरफ आएगा, दूर जाएगा, प्लस क्यू से दूर जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हुई? अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। तो डायरेक्शन क्या होती है? अवे फ्रॉम क्या? अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। और अगर ये नेगेटिव रहा होता तो प्लस क्यू चार्ज तो अपनी इधर इसकी तरफ आता, तो फिर टुवर्ड्स द नेगेटिव। समझ आ गई बात? ठीक है, पतली सी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब थोड़ा लिख लो पॉइंट नंबर 1, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो। लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, the region around a charged body or particle. Region around a charged body or particle in which its electrical effect can be experienced, ठीक है। It is extended up to infinity. Theoretically, it is extended up to infinity. Theoretically, it is extended up to कहाँ तक? Infinity. तो एक और हेडिंग लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी in the electric field, electric force experienced by unit positive test charge. Electric force experienced by unit positive test charge. Unit positive test charge is called electric field intensity. ओके, फार्मूला क्या हो जाएगा? आप फार्मूला लिखो, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। यूनिट क्या हो गई? न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर, ठीक है। और लास्ट दो लाइन लिख लो, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। Its direction is away from positive charge. Its direction is away from positive charge. And towards the
negative charge, away from positive charge and towards the negative charge. तो ये इतना कर लो और नेक्स्ट टर्म पर इससे आगे पढ़ेंगे हम। स्टार्ट